नमस्कार, एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेरा। नेपाल में कल रात को जो भूकंप आया था उसके झटके दिल्ली तक महसूस किए गए थे और दुखद खबर ये आई है कि वहां पर लगभग 250 से ज़्यादा लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। आखिर सवाल ये है कि हिमालय क्षेत्र में जो भूकंप आते हैं उनका क्या समाधान है कि लोगों की जान माल की घटनाएं कम हो। यही मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया। नेपाल में हम देखें तो 2015 में भी एक भूकंप आया था और उसमें तो बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। लेकिन अब ये जो भूकंप आया है ये भी 6.4 का तीव्रता का था और इससे भी बहुत नुकसान हुआ है। मृत्यु तो एक भी हो या कुछ भी नुकसान जो अपनी मेहनत से आदमी कमाता है और वो टूट जाए या कोई भी, तो उसका दुख तो होगा ही। नेपाल का जो ये भूकंप का केंद्र है वो है काठमांडू से 331 किलोमीटर पश्चिम और उत्तर पश्चिम की तरफ जरकोट एक जगह है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो सुकुम पश्चिम को हुआ है। अब ये जो घटनाएं होती हैं हिमालय में, खुद नेपाल में ही हम जो हैं तो पिछले जो हम इसी 100 साल की बात करें तो 1934 में भी आया, 1980 में भी आया, 1988 में भी आया और उसके बाद 2015 में गया था। 2015 में तो हज़ारों लोग मारे गए थे, बहुत बड़ा विनाशकारी भूकंप था। लेकिन हिमालय में जो ये गतिविधियाँ भी हो रही है हमको, ये हालांकि भारत के और हिस्सों में भी आते हैं, वर्ल्ड के और भी संसार भर में आते रहते हैं, लेकिन दूसरी जगह ये है कि मैदानी क्षेत्रों में कम से कम ये है कि आवागमन के रास्ते सही हैं। आप हेलीकॉप्टर भी ले जा सकते हैं, गाड़ियाँ जा सकते हैं, दूसरे साधन हैं। लेकिन पहाड़ों में जब ये भूकंप आ जाए तो वहाँ तो कुछ भी सब टूट जाता है, जो भी है वो सब पैदल करना होता है। ऐसे जो राहत का काम होता है वो देर से हो सकता है, देरी हो जाती है उसमें और उसमें ज़्यादा जाने जाती हैं, माले जाते हैं, माल का नुकसान ज़्यादा होता है। और हिमालय वैसे भी नया जो पर्वत है और सबसे ज़्यादा ये भूकंप से संभावित क्षेत्र में माना जाता है, खासतौर पर ये मध्य हिमालय, उत्तराखंड का हिस्सा और थोड़ा सा नेपाल भी, या पूरा हिमालय वैसे तो है ही, लेकिन ये मध्य हिमालय कुछ ज़्यादा है। अब वहाँ पे जितनी गतिविधियाँ हो रही इस बहाने हमको ये भी नज़र हुए, बड़े बड़े बांध बन रहे थे, पहाड़ों में इतना कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी जो बड़ी बड़ी आपने देखा हुआ दुर्घटनाएं हुई, कैसे आपदा आई थी, हिमाचल प्रदेश इस बार सबसे ज़्यादा संकट में रहा। वहाँ कैसी बिल्डिंगें बह गई है, देखते देखते कांप रहे थे। यही बात उत्तराखंड में भी हुई थी जब केदारनाथ घाटी में जो हुआ था, वो त्रासदी याद होगा, जिसमें 3-4 हज़ार लोग मारे गए। ये कहीं ना कहीं हो रहा है। हिमाचल इस बार सबसे ज़्यादा रहा। अब नेपाल में भूकंप आया, लेकिन हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि जो भूकंप और ये तो प्रकृति देन है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड में जो वहाँ बारिश हुई, बारिश भी प्रकृति, लेकिन उसका जो नुकसान था वो मनुष्य जनित था, क्योंकि लोगों ने बिल्कुल नदियों की घाटियों में मकान बना दिए, पूरे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी कि जबकि वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये उत्तराखंड में भी यही हो रहा है, आगे जम्मू में भी, कश्मीर में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी। आप सिक्किम में देखिए, अभी सिक्किम में भी कैसा प्रलयकारी भूकंप, वो यही बाढ़ आई और कितने वहाँ नुकसान हो गया। और वहाँ भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सड़कों के किनारे भी यदि मकान दूर दूर होते तो बारिश का पानी आता और चले जाता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं। दिल्ली में भी कभी यमुना का पानी यहाँ शहर तक घूम आता था, लेकिन यहाँ तटबंध बना दिए गए। यही पंजाब, असम में भी रहा। असम का जो ब्रह्मपुत्र का पानी आता था वो भी था, लेकिन वहाँ पे भी तटबंध बनाए गए, उन्होंने बेहतरीन काम किया। लेकिन ये जब मैदानी क्षेत्र हो गया था, पहाड़ों में एक ही रास्ता है कि पहाड़ों में आपको जो मकान है वो नदी तटबंधों के, नदी के जो दायरा है वहाँ तक नहीं बनाने होंगे। कुछ ऐसी जगह चिन्हित करनी पड़ेंगी वहाँ के राज्य सरकारों को, पहाड़ी में जितने भी वो मकान ऐसे बने, यहाँ बिल्डिंगें बने, होटल बने। डेवलपमेंट तो सभी को चाहिए, बनने भी चाहिए, लेकिन ऐसी जगह जाने जो सुरक्षित रहे। और इसके लिए ज़रूरी है कि भारत सरकार को एक 92 के आसपास, यानी 90 के दशक में एक प्लानिंग कमीशन के एस.जेड. कासिम की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी, एक सब कमेटी थी, उसने हिमालय की स्टडी की थी। उस रिपोर्ट में बहुत से सुझाव दिए गए थे, उन सुझावों पर भी काम करना चाहिए।
और इस पूरे बेल्ट में यदि आप स्टडी करते हैं तो नेपाल को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि हिमालय एक है, सभ्यता एक है, देश ही अलग है, लेकिन दुख संकट तो एक ही है। यदि इसी तरह का जब उत्तरकाशी में आया था भूकंप, तो यही दुर्घटना हुई थी। इसके अलावा एक और चीज़ सोचनी होगी, इसमें राज्य सरकारों को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और नेपाल को भी, कि जो ग्लेशियर के इलाके हैं, इंटीरियर हिमालय के, वहाँ तक कितने टूरिस्ट जाने चाहिए ये भी तय होना चाहिए, क्योंकि ग्लेशियर के अंतर तक बहुत लोग भीड़ भाड़ बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे। मैं लगातार कहता रहा हूँ, ग्लेशियर पिघलेंगे तो ये तमाम नदियाँ जो हैं ये सरस्वती हो जाएंगी, और जो सरस्वती हो जाएंगी तो ये खेत हैं मैदानी क्षेत्रों के, गंगा जमुना के या आगे पंजाब के या आगे तक जो भी हैं, राजस्थान तक जाते हैं, हरियाणा, सब जो हिमालय नदियों से सिंचित होते हैं, वो सभी रेगिस्तान में बदल जाएंगे जब पानी नहीं मिलेगा। और जब पानी नहीं मिलेगा तो इस घाटी के लोग पिएंगे क्या? पूरी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। इसलिए ग्लेशियर को बचाने के लिए भारत और नेपाल या भूटान, इन सब, भूटान में तो भाई काफ़ी कुछ बचा है, इनको रोज़ सोचना होगा कि आखिर इतने लोग क्यों जा रहे हैं वहाँ पे। ग्लेशियर के नीचे के पहाड़ी बेल्ट में जाने के लिए किसी की मनाही नहीं है, आप जाइए, घूमिए, लेकिन बात हो रही है सिर्फ ग्लेशियर के इंटीरियर इलाके हैं, जो वहाँ तक कुछ नहीं। तो एक बार फिर यही कि नेपाल में जो कुछ हुआ उसको दुख जाहिर करता हूँ, और इसके अलावा वहाँ पे जो भी डेथ हुई हैं लोग हैं, उनको श्रद्धांजलि, उनके परिवारों के साथ ये दुख को बांटते हुए मैं नए मुद्दे के साथ जल्दी आपके सामने आऊँगा। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।